सोचिए अगर शेयर बाजार में अगला बड़ा मौका किसी जटिल फाइनेंशियल रिपोर्ट में नहीं, बल्कि आपके आसपास शॉपिंग मॉल में, आपके किचन में या शायद आपकी पसंदीदा कॉफी शॉप में छिपा हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज हम एक ऐसे ही किताब पर बात करने वाले हैं जो निवेश की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल। हमारा मकसद है एक आम इंसान से वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट बनने का सफर तय करना, और हमारी गाइड है पीटर लिंच। और किताब है उनकी क्लासिक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। और देखिए, पीटर लिंच कोई साधारण निवेशक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने 1977 से 1990 तक, मतलब सिर्फ 13 सालों में, फिडेलिटी मैगलन फंड को $20 मिलियन से $14 बिलियन तक पहुंचाया। 14 बिलियन, ये तो अविश्वसनीय है। और ये हुआ था लगातार 29% के औसत वार्षिक रिटर्न से। ये रिकॉर्ड आज भी, आप समझिए, निवेशकों के लिए एक सपना है। आज हमारी चर्चा का मकसद लिंच के उसी क्रांतिकारी विचार को समझना है कि कैसे एक आम इंसान जिसके पास कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं है, वो भी बड़े बड़े विशेषज्ञों को उनके ही खेल में मात दे सकता है। हाँ, और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सरल, लगभग मजाक लगने वाले विचार से। क्या है वो विचार? किताब का सार एक ही वाक्य में है, उस चीज में निवेश करें जिसके बारे में आप जानते हैं। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। ये विचार 1989 में जितना शक्तिशाली था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद उससे भी ज्यादा। चलिए इसी विचार को थोड़ा खोलकर समझते हैं। एक आम इंसान जो अपनी नौकरी और परिवार में व्यस्त है, वो वॉल स्ट्रीट के उन एनालिस्ट से बेहतर कैसे हो सकता है? मतलब उनका तो काम ही यही है। सही सवाल है। उनके पास डेटा है, टर्मिनल्स हैं, कंपनियों के सीईओ तक सीधी पहुंच है। तो फिर लिंच का तर्क बहुत सीधा और जमीनी हकीकत पर आधारित है। वो कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट अक्सर अपने दफ्तरों, स्प्रेडशीट्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स के एक बुलबुले में रहते हैं। अच्छा। वो डेटा देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस स्टोर में जाते हैं जहां कंपनी अपना सामान बेच रही है। जबकि आम लोग असल दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल। एक डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी नई मेडिकल डिवाइस काम कर रही है। एक टीचर देखता है कि बच्चों में किस ब्रांड के जूते अचानक लोकप्रिय हो गए हैं। या कोई गृहिणी देखती है कि कौन सा नया किचन अप्लायंस सबकी पसंद बन रहा है। एकदम सही। तो ये एक तरह का अर्ली अपॉर्चुनिटी सिस्टम है। आप ट्रेंड को उसके शुरू होने से पहले ही पकड़ सकते हैं। मुझे याद है लिंच ने डंकन डोनट्स का उदाहरण दिया था। उन्होंने बस देखा कि उनकी कॉफी कितनी अच्छी और लोकप्रिय थी, और बस उसी आधार पर उन्होंने रिसर्च शुरू की। कोई जटिल एल्गोरिदम नहीं, सिर्फ एक कप अच्छी कॉफी। हाँ, या टैको बेल या ला क्विंटा मोटर्स, ये सब वो कंपनियां थी जिन्हें उन्होंने पहले एक ग्राहक के तौर पर अनुभव किया। लिंच कहते हैं कि अगर आपके शहर में हर कोई अचानक किसी नए रेस्टोरेंट या स्टोर के बारे में बात करने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब प्रोफेशनल एनालिस्ट को ये ट्रेंड अपनी रिपोर्ट में देखने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। और आपने इसे अपनी आंखों से देखा है। यही आपका अनोखा फायदा है। लेकिन क्या सिर्फ ये देखना काफी है कि किसी दुकान पर भीड़ है? ये तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना हुआ है ना। बिल्कुल सही सवाल है। ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, एक सुराग जो आपको बताता है कि यहाँ कुछ दिलचस्प हो सकता है, चलो इसकी और जांच करें। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लिंच सिर्फ अच्छी कंपनियां ढूंढो नहीं कहते, बल्कि वो कंपनियों को समझने और वर्गीकृत करने का एक पूरा ढांचा देते हैं, एक टूल किट की तरह। हाँ, ये ढांचा मुझे इस किताब का सबसे व्यवहारिक हिस्सा लगा। उन्होंने कंपनियों को 6 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे लिंच हमें बता रहे हैं कि हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता और हर स्टॉक के साथ एक ही तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो चलिए इन श्रेणियों को एक-एक करके समझते हैं। पहली है स्लो ग्रोअर्स। स्लो ग्रोअर्स, यानी धीमी गति से बढ़ने वाले। धीमी गति से बढ़ने वालों में कोई क्यों निवेश करेगा? क्या ये पैसा बस पार्क करने जैसा नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। स्लो ग्रोअर्स बड़ी, स्थापित और अस्थिर कंपनियां होती हैं, जैसे बिजली या गैस सप्लाई करने वाली यूटिलिटी कंपनियां। अच्छा। ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार से लगभग 2 से 5% की दर से बढ़ती हैं। यहां आप रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं आते। इनका मुख्य आकर्षण होता है नियमित और भरोसेमंद डिविडेंड। तो ये आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। बिल्कुल। ये आपके निवेश की नींव की तरह है। ठीक है, तो ये सुरक्षा और आय के लिए है। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, स्टॉलवर्ट्स यानी दिग्गज। ये नाम तो बहुत मजबूत लगता है। और ये कंपनियां भी वैसी होती हैं। स्टॉलवर्ट्स वो बड़ी मजबूत कंपनियां हैं जिन्हें हर कोई जानता है। कोका कोला,
प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मैकडॉनल्ड्स। भरोसेमंद नाम। हाँ, और ये स्लो ग्रोअर से थोड़ी तेज, लगभग 8 से 12% की दर से बढ़ती हैं। ये वो शेयर हैं जिन्हें आप खरीदकर कुछ सालों के लिए भूल सकते हैं। और मंदी के समय ये कंपनियां अक्सर अच्छा प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि लोग मुश्किल समय में भी कोक पीना या टूथपेस्ट इस्तेमाल करना बंद नहीं करते। तो ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देते हैं। और फिर आती है लिंच की पसंदीदा श्रेणी, जहां असल पैसा बनता है। फास्ट ग्रोअर्स। यहीं से एड्रेनलिन रश शुरू होता है ना? हाँ, फास्ट ग्रोअर्स। ये छोटी, नई और आक्रामक कंपनियां होती हैं जो 20-30% या उससे भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही होती हैं। और इन्हीं में 10 बैगर बनने की क्षमता होती है। बिल्कुल, 10 बैगर यानी 10 गुना या उससे ज्यादा बढ़ने की, जैसे शुरुआती दिनों में स्टारबक्स या अमेज़न। लेकिन इसमें जोखिम भी तो होगा। जोखिम सबसे ज्यादा होता है। हर फास्ट ग्रोअर सफल नहीं होता, कई तो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। ठीक है। चौथी श्रेणी है साइक्लिकल्स या चक्रीय कंपनियां। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये किस चक्र की बात हो रही है? ये अर्थव्यवस्था के चक्र की बात हो रही है। साइक्लिकल्स वो कंपनियां हैं जिनका भाग्य सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। जैसे ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस, होटल और स्टील। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है, ये कंपनियां आसमान छूती हैं। और जैसे ही मंदी आती है, इनकी बिक्री और मुनाफा तेजी से गिरता है। लिंच चेतावनी देते हैं कि इन्हें खरीदने और बेचने का समय, मतलब टाइमिंग, सब कुछ है। गलत समय पर खरीदना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। एक आम निवेशक कैसे जानेगा कि चक्र कब बदलने वाला है? ये मुश्किल है। इसीलिए लिंच कहते हैं कि अगर आप उस इंडस्ट्री को नहीं समझते हैं तो इनसे दूर रहें। और पांचवी श्रेणी तो और भी जोखिम भरी लगती है, टर्न अराउंड्स। वापसी करने वाले। ये तो जैसे किसी डूबते जहाज पर दांव लगाने जैसा है। बिल्कुल। टर्न अराउंड्स वो कंपनियां हैं जो किसी बड़ी मुश्किल में थीं, दिवालिया होने के कगार पर थीं, लेकिन अब वापसी कर सकती हैं। जिनके बारे में हर कोई बुरी बातें कर रहा होता है। हाँ, जोखिम बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कंपनी सच में वापसी कर ले, जैसा 1980 के दशक में क्रिसलर ने किया था, तो मुनाफा असाधारण हो सकता है, पर पैसा डूबने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। और आखिरी श्रेणी है एसेट प्लेज। ये सुनने में किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है, छिपी हुई संपत्ति। ये है भी कुछ वैसा ही। एसेट प्लेज वे कंपनियां हैं जिनके पास कोई ऐसी कीमती संपत्ति छिपी होती है जिसे बाजार नजरअंदाज कर रहा है। संपत्ति मतलब? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हो सकती है। रियल एस्टेट हो सकती है, बहुत सारा कैश, कोई मूल्यवान पेटेंट या टीवी चैनल का लाइसेंस भी। कभी कभी तो कंपनी की कुल शेयर बाजार कीमत उसकी किसी एक संपत्ति की कीमत से भी कम होती है। वाह, तो ये ढांचा तो बहुत शक्तिशाली है। मतलब एक फास्ट ग्रोअर को लंबे समय तक रखना और एक साइक्लिकल को सही समय पर बेचना, ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। आप सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे, आप एक खास तरह की कहानी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, और हर कहानी का अंत अलग होता है। तो अगर हम फास्ट ग्रोअर्स जैसी कंपनियों को जल्दी पहचान लें, तो शायद हम उस चीज को ढूंढ सकते हैं जिसके लिए लिंच सबसे ज्यादा मशहूर हुए, 10 बैगर। ये शब्द सुनते ही हर निवेशक की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, 10 बैगर, ये शब्द बेसबॉल से आया है, लेकिन लिंच ने इसे निवेश की दुनिया में अमर कर दिया। ये उस स्टॉक को कहते हैं जो 10 गुना या उससे ज्यादा बढ़ जाता है। 1 लाख के 10 लाख, या उससे भी ज्यादा। लिंच का मानना है कि आपको सफल होने के लिए हर स्टॉक में सही होने की जरूरत नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 1 या 2 10 बैगर भी आपकी पूरी वित्तीय तस्वीर बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो असाधारण धैर्य चाहिए होगा। अक्सर हम जैसे आम निवेशक 20-30% का मुनाफा देखकर ही शेयर बेच देते हैं। लगता है चलो जो मिल रहा है उसे लेके निकल जाओ। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। लिंच कहते हैं कि अच्छी कंपनी को पहचानना सिर्फ आधा काम है, असली काम है उसे लंबे समय तक बनाए रखना, जब तक उसकी ग्रोथ की कहानी खत्म न हो जाए। बिल्कुल। वो मजाक में कहते हैं कि उनके सबसे बड़े अफसोस वो शेयर नहीं है जो नीचे चले गए, बल्कि वो शेयर हैं जो उन्होंने बहुत जल्दी बेच दिए। इसे वो फूलों को पानी देना और जंगली घास को काटना कहते हैं। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। अच्छा मुनाफा होते ही अच्छे शेयर बेच देते हैं और घाटे वाले शेयर को रखे रहते हैं, इसी उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने अपने आसपास कोई अच्छी कंपनी देख ली, उसे श्रेणी में भी डाल दिया। अब आता है वो हिस्सा जिससे लोग डरते हैं, अपना होमवर्क करो। लिंच का होमवर्क करने का तरीका कैसा है? बिल्कुल जटिल नहीं, यही लिंच की खूबसूरती है। वो जटिल चार्ट्स और तकनीकी विश्लेषण से बचते हैं। वो कुछ बुनियादी और तर्कसंगत चीजें देखने को कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आय वृद्धि या अर्निंग्स ग्रोथ।
क्या कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है? दूसरा, पीई अनुपात। पीई अनुपात। ये शब्द बहुत सुनने में आता है, लेकिन इसका सरल भाषा में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये आपको बताता है कि कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए आप कितना गुना ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। ये आपको अंदाजा देता है कि शेयर महंगा है या सस्ता। तो लिंच का क्या नियम है इसके लिए? वो कहते हैं कि ऐसी कंपनी ढूंढो जिसका पीई उसकी ग्रोथ रेट से कम हो। और कर्ज के बारे में उनका क्या कहना है? कर्ज का स्तर मतलब डेट लेवल्स बहुत जरूरी है। क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है? एक मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी मुश्किल समय से निकल सकती है, लेकिन ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां डूब सकती हैं। और कोई चेतावनी का संकेत? हाँ, इन्वेंट्री में वृद्धि। अगर किसी कंपनी का माल बिक नहीं रहा और गोदामों में इकट्ठा हो रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है। मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो है कंपनी की कहानी और इनसाइडर बाइंग पर उनका जोर। ये बहुत व्यक्तिपरक लगता है। एक अच्छी कहानी और एक मार्केटिंग पिच में क्या फर्क है? ये एक बेहतरीन सवाल है। लिंच कहते हैं कि हर स्टॉक के पीछे एक कहानी होती है और वो कहानी सरल और तर्कसंगत होनी चाहिए। क्या आप 2 मिनट में किसी को समझा सकते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और कैसे पैसा कमाती है? अगर कहानी बहुत जटिल है तो शायद आपको इससे दूर रहना चाहिए। और कहानी की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है इनसाइडर बाइंग। क्या कंपनी के मालिक और बड़े अधिकारी खुद उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं? अगर वो अपनी मेहनत की कमाई अपनी ही कंपनी में लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत मजबूत संकेत है। बिल्कुल, उन्हें कंपनी के भविष्य पर वाकई में भरोसा है। और इस कहानी को परखने के लिए उन्होंने एक चेकलिस्ट भी दी है ना? हाँ, और ये चेकलिस्ट भावनाओं में बहने से रोकती है। इसमें सरल सवाल हैं जैसे ये किस श्रेणी का स्टॉक है, इसकी ग्रोथ कैसे होगी, मंदी के समय ये कैसा प्रदर्शन करती है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसमें क्या गलत हो सकता है। ये सवाल आपको हर निवेश के जोखिम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो ये तो हुई वो चीजें जो करनी है, लेकिन लिंच उन गलतियों के बारे में भी चेतावनी देते हैं जिनसे बचना चाहिए। उन्होंने एक मजेदार शब्द बनाया है, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब? इसका मतलब है सिर्फ पोर्टफोलियो बड़ा दिखाने के लिए बिना सोचे समझे बहुत सारे, यहां तक कि खराब बिजनेस में भी निवेश करना। वो कहते हैं कि 10-15 कंपनियों के बारे में आप शायद अच्छी जानकारी रख सकते हैं, लेकिन 40-50 के बारे में नहीं। कुछ अच्छी कंपनियों में निवेश करना बहुत सारी औसत कंपनियों में निवेश करने से कहीं बेहतर है। विविधता के नाम पर अज्ञानता खरीदना सबसे बड़ी गलती है। चलिए, अब थोड़ा मुश्किल सवाल पूछते हैं। ये किताब 1989 में लिखी गई थी। तब से दुनिया बहुत बदल गई है। क्या ये रणनीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? कुछ आलोचक कहते हैं कि लिंच का समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सुनहरा दौर था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है, और ये सच है कि 80 का दशक एक जबरदस्त आर्थिक तेजी का दौर था। एक दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि आज का बाजार ज्यादा कुशल या एफिशिएंट है। कुशल बाजार से उनका क्या मतलब है? कुशल बाजार का मतलब है कि कोई भी नई जानकारी सेकंडों में स्टॉक की कीमत में शामिल हो जाती है। इंटरनेट और हाई स्पीड ट्रेडिंग की वजह से जानकारी अब सबके पास तुरंत पहुंच जाती है। तो आलोचकों का कहना है कि आम निवेशक का वो एज या फायदा अब खत्म हो गया है। हाँ, कि वो फायदा अब नहीं रहा जो लिंच के समय में था, जब जानकारी धीरे धीरे फैलती थी। तो क्या ये किताब अब पुरानी हो चुकी है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इन आलोचनाओं में सच्चाई का अंश है, लेकिन किताब के जो मूल सिद्धांत हैं वे कालातीत हैं। जैसे? आज भी आप अपने काम की जगह पर, अपने शहर में या इंटरनेट पर नए ट्रेंड्स को प्रोफेशनल से पहले देख सकते हैं। शायद जानकारी का एज कम हो गया हो, लेकिन व्यवहार और अवलोकन का एज आज भी मौजूद है। और धैर्य रखना। बिजनेस को समझना, लंबी अवधि के लिए निवेश करना और धैर्य रखना, ये सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किताब तकनीकी विश्लेषण या जटिल फॉर्मूलों के बारे में है ही नहीं है। ये आम निवेशक को ताकत और आत्मविश्वास देने के बारे में है। ये बताने के बारे में है कि उनकी अपनी समझ और रोजमर्रा के अनुभव कितने कीमती हैं। बिल्कुल सही। मुख्य सबक यही है, अपनी दुनिया पर ध्यान दें। स्टॉक की कीमत के रोज के उतार चढ़ाव के बजाय उसके पीछे के बिजनेस को समझें। तर्क और सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें। और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। हाँ, ये किताब सिर्फ रणनीति नहीं सिखाती, बल्कि एक पूरी मानसिकता विकसित करती है। इसीलिए इतने सालों बाद भी इसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक क्लासिक माना जाता है और इसे 5 में से 5 स्टार दिए जाते हैं। चलिए, सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये किताब 1989 में इंटरनेट के आने से पहले लिखी गई थी। तब सूचना धीरे चलती थी। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर जानकारी, हर ट्रेंड, हर अफवाह
एक क्लिक पर उपलब्ध है। हम्म। तो सोचने वाला सवाल ये है, क्या आज के सूचना के महासागर में एक आम इंसान का वो अवलोकन का फायदा अब भी मौजूद है, या फिर ये फायदा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है क्योंकि अब हम पहले से कहीं ज्यादा ट्रेंड्स को और भी तेजी से अपने फोन पर ही देख सकते हैं? और अपने होमवर्क के लिए जानकारी भी आसानी से जुटा सकते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी ने लिंच की रणनीति को कमजोर किया है या और भी मजबूत बना दिया है?